सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज मैं आपका बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड के आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के बारे में। तो उन प्रोसेसेस को इन डिटेल जानने से पहले क्या जानना ज़रूरी होता है? न्यूक्लिक एसिड के बेसिक्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री के बाकी के टॉपिक्स के बारे में क्या, जैसे कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो अभी सारण्या मैम हमारे इसी चैनल पे अपनी वीडियोस के थ्रू आपको उन टॉपिक्स को कवर करवा रहे हैं। तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि जो कॉमन सिलेबस आ रहा है वो हम दोनों मिल के कवर करेंगे, ताकि आपका इन 3 महीनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर करवाया जा सके। आपको जो भी टॉपिक लाइक मैं कवर करवा रही होंगी तो मैम आपको बता देंगे। अगर मैम जो भी कवर करवा रहे होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो किसी भी तरह का टेंशन ना करें। न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सेल में जो मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड ही है। न्यूक्लिक एसिड ही है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्राइडरिच मिशर ने, और उन्होंने इसे नाम दिया था न्यूक्लिन का। बाद में अल्टमैन ने इनको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड का। एक सेल में बात करते हैं तो सेल में सबसे कॉमन हमारे पास नेचुरली अकरिंग कौन सा न्यूक्लिक एसिड्स हैं? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए हैं डीएनए और आरएनए। यहीं से हम समझ गए कि अगर हमें डीएनए और आरएनए को समझना है, उनकी जितने भी प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से समझना है, तो क्या सबसे पहली बात जरूरी है हमें पढ़ना, वो है न्यूक्लियोटाइड को अच्छे से समझना। क्योंकि आगे जितने प्रोसेसेस रहेंगे सारे के सारे इसी न्यूक्लियोटाइड पे बेस्ड रहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट। याद रखिएगा, व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियोटाइड। आपका एकदम से आंसर आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट होता है। ये क्या है? ये फॉस्फेट एस्टर्स हैं न्यूक्लियोसाइड के। इसका मतलब कि फॉस्फेट एस्टर बॉन्डिंग के साथ न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता होगा। तो अभी तो हम न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट नहीं किया, ये न्यूक्लियोसाइड भी है। बिल्कुल हम न्यूक्लियोसाइड भी समझेंगे कि क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट रहते हैं न्यूक्लियोटाइड में। ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए कौन से 3 कंपोनेंट्स आ गए? अ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में। 3 कंपोनेंट्स में से सबसे पहले हमने चूज किया नाइट्रोजनस बेस को। तो क्या होता है नाइट्रोजनस बेस? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन होगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक बेस की तरह होगी। ध्यान से सुना आपने क्या कहा मैंने? कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास नाइट्रोजन होगा और जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक बेस की तरह होती हैं। नाइट्रोजनस बेस एक ज्योमेट्रिकली कहें तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल होता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड है। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ी है ना, सब तो जानते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। इट इज हेटेरोसाइक्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नाइट्रोजनस बेस आप पढ़ने जा रहे हैं सारे के सारे हेटेरोसाइक्लिक हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक से कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं कि 2 रिंग रहेंगी अलग अलग तरह की, उसको कहेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेटेरोसाइक्लिक इज अ साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन इट्स रिंग। मतलब एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसकी रिंग में आपको कम से कम 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स देखने को मिलते हैं। समझ गए आप?
तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में ये छोटी छोटी चीजें आप जान गए कि नाइट्रोजन होगा, बेस की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, प्लेनर होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि उसकी रिंग में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मौजूद रहेंगे। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, 2 मेन टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस हैं हमारे पास, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आगे आप देखेंगे। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स का आगे ध्यान से देखिएगा, आपको ये याद भी रखना होता है स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि मोस्टली आप स्ट्रक्चर्स को भूल जाते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल भूलना पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं कहूंगी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तभी पॉसिबल होगा कि तुम सही से इनको पढ़ पाओ, और इम्पॉसिबल होगा कि तुम भूल जाओ। ठीक है, कॉपी रखनी है अपने पास, एक पेन लेके आ जाइए, वीडियो को पॉज करके और स्टार्ट कर दीजिए साथ साथ में इनको बनाना। फिर दोबारा रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, और आप इजीली बाद में स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके ड्रॉ कर पाएंगे बाद में भी। चलिए डिफरेंशिएशन देख लेते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन में, चाहे डिफरेंस समझ लीजिए या इनके बारे में डिटेल समझ लीजिए। प्यूरीन्स जो है ये हेटेरोसाइक्लिक है, बिल्कुल सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो हेटेरोसाइक्लिक हैं, चाहे प्यूरीन्स हैं चाहे पिरिमिडीन्स हैं। लेकिन प्यूरीन्स में हमको 2 रिंग्स देखने को मिलती हैं, इमिडाजोल रिंग। वहीं पायरिमिडीन में हमें एक ही रिंग देखने को मिलेगा। प्यूरीन में 2 रिंग्स, पायरिमिडीन में एक ही रिंग देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन एटम जो नाइट्रोजनस बेसिस, तो तभी कहा ना हमने उनको कि उनके पास नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो नाइट्रोजन एटम जो प्यूरीन्स में है वो है 4। पोजीशन क्या है? 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन पे मौजूद है। वही पायरिमिडीन्स में हमको सिर्फ 2 नाइट्रोजन एटम देखने को मिलते हैं, 1st एंड 3rd पोजीशन पे। ठीक है, तो देखिए जो शुगर के साथ बाइंड करेगा प्यूरीन, वो बाइंड करेगा अपना नाइट्रोजन एटम से। नाइट्रोजन एटम कौन सी पोजीशन पे है? वो 9th पोजीशन पे। मतलब प्यूरीन्स जो हैं वो अपनी 9th पोजीशन पे मौजूद नाइट्रोजन एटम के थ्रू किसके साथ बाइंड करती हैं? शुगर के साथ बाइंड करती हैं। वहीं पायरिमिडीन्स पे 9th पोजीशन है ही नहीं, तो क्यों कहें हम? पायरिमिडीन्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कि या तो 1st से वो शुगर मॉलिक्यूल से जुड़े, या तो 3rd से। तो वो कौन से जुड़ेगी, कौन से नाइट्रोजन एटम से जुड़ेगी? जो कि 1st पोजीशन पे मौजूद है। प्यूरीन्स के सिंथेसिस के लिए होता है ट्रॉबे प्यूरीन सिंथेसिस, और पायरिमिडीन्स के लिए होता है बिस्नाली रिएक्शंस। प्यूरीन्स का कैटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पायरिमिडीन जो है वो प्रोड्यूस करता है मेनली बीटा अमाइनो एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रही कि प्यूरीन्स में कितनी रिंग्स हैं? 2। पायरिमिडीन्स में कितनी है? 1। तो डेफिनेटली जो 4 आपके पास नाइट्रोजन एटम होंगे वो किसके पास होंगे? जिसमें 2 रिंग्स हैं। और 2 रिंग्स किसमें है? प्यूरीन्स में। पायरिमिडीन्स में कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 नाइट्रोजन एटम है। प्यूरीन्स जो है वो कौन सी पोजीशन से शुगर के साथ बाइंड करता है? 9th पोजीशन से। पायरिमिडीन 1st पोजीशन पे जो नाइट्रोजन एटम है उससे बाइंड करता है। चलिए, तो अभी हमने पढ़ लिया हमारे बेसिक्स के बारे में, जो भी थे प्यूरीन और पिरिमिडीन्स के बारे में। अब प्यूरीन और पिरिमिडीन का जो बेसिक्स का स्ट्रक्चर रहता है वो हम बनाएंगे, पायरिमिडीन का भी। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद अपना भाग के जाइए, कॉपी पेंसिल उठा के लाइए और साथ साथ में ड्रॉ करिए। क्योंकि आप कितनी बार भी ये देख लेंगे ना, और खुद से जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने बनाया नहीं होगा। खुद से आपको बनाना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है आपके लिए कि आप सही से समझें और इसको कर पाएं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, भाग के जाएं, कॉपी पेन उठा के लाएं और उसके बाद यहाँ बैठ के इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, वो भी साथ साथ में ड्रॉ करते रहिएगा क्योंकि हेल्प मिलेगी आपको सही से समझने में। देखिए, प्यूरीन्स में हमने पढ़ा 2 रिंग्स होती हैं, 1, 2 रिंग्स हो गई दोनों। ठीक है, अब इन 2 रिंग्स में जो है हमको 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है। 1st पोजीशन का नाइट्रोजन, 3rd, 7, 9, यही 4 पोजीशंस पे हमने पढ़ा था 1, 3rd, 7, 9। ओके, तो इन्हीं पोजीशंस पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। कंप्लीट, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन कंप्लीट। लेकिन उसके अलावा आपको ये बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
तो ये होता है वैलेंसी के हिसाब से आपको बॉन्ड लगाना है। कार्बन का वैलेंसी होता है 4, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा 1 2 3, ये रहेगा बॉन्ड और वैलेंसी पूरी। नाइट्रोजन का वैलेंसी अभी बताया 3 होता है, 1 2 3 कंप्लीट। यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट। यहाँ कार्बन का वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट। यहाँ कार्बन 1 2 3 4, इसके साथ मतलब कार्बन के साथ आपको H नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 कंप्लीटेड है। नाइट्रोजन 1 2 3 कंप्लीट। यहाँ कार्बन के साथ Hp होगा और 1 2 3 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ बताइए क्या 9th पोजीशन पे का नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा है? नहीं, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा नहीं है। यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तभी नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा होगा। नेक्स्ट आता है पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन में एक ही रिंग होता है, एक रिंग हमने बना लिया। यहाँ इस नाइट्रोजन से हमने शुरू किया फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रोजन ये है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 यही पड़ा था। फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे है नाइट्रोजन, वैलेंसी पूरी कीजिए। नाइट्रोजन 1 2 3, हियर अगेन नाइट्रोजन 1 2 3। अब यहाँ पे जो कार्बन रहेगा और यहाँ कार्बन रहेगा, वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ रहेगा। यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रहेगा, तभी कार्बन का वैलेंसी पूरा होगा। तो मतलब जब भी आपको प्यूरीन्स पढ़नी है, पिरिमिडीन्स पढ़नी है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 2 रिंग किस में है, 1 रिंग किस में है, किसमें नाइट्रोजन एटम का पोजीशन क्या है। बस इसके अलावा आप पढ़ पाएंगे। साथ में आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए। वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्यूरीन्स। 2 टाइप्स के होते हैं प्यूरीन्स, अडेनिन एंड ग्वानिन। सारे के सारे डीएनए हो या आरएनए, सब में प्यूरीन्स, अडेनिन और ग्वानिन ही पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्यूरीन कौन कौन से हुए? अडेनिन एंड ग्वानिन। प्योर एजी करके आपने निमोनिक सुना होगा, अगर मतलब प्यूरीन्स को याद करने के लिए बताया जाता है। प्योर एजी, एजी का पता है ना आपको, एजी किस एलिमेंट को कहा जाता है? अगर आपको पता है और आप ये वीडियो पूरा का पूरा देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उस पर्सन का नाम ज़रूर लूँगी जिसने ये वीडियो पूरा का पूरा देखा है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया है कि हाँ एजी जो है ये इस एलिमेंट को कहते हैं। आप बोलेंगे क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम, पर बताइए ना, अगर आपको पता है तो बताइए ज़रूर। ठीक है, आ गया अडेनिन। अडेनिन में है 6 अमाइनो प्यूरीन। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे हमने लगा दिया अमाइनो ग्रुप। 7 8 9, बस कितना सा किया? 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया। अपनी बॉन्डिंग को कंप्लीट करो, वैलेंसी को कंप्लीट करो और ख़त्म हो गया। अडेनिन बन गया, 6 अमाइनो प्यूरिन बन गया। तो अडेनिन क्या हो गया? केमिकल नेम क्या हो गया इसका? आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 6 अमाइनो प्यूरिन। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6 अमाइनो प्यूरिन। कितना सा करना है? 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगाना है। वहीं ग्वानिन का जो नेम है वो है 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। इसका मतलब 6th पोजीशन पे जो है आपका ऑक्सीजन एटम रहेगा, 2nd पोजीशन पे आपका लगेगा क्या? अमाइनो ग्रुप। ठीक है, कीटो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और हो गया 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6, बस यही करना है। नाम पता होना चाहिए। 6 अमीनो प्यूरिन, फटाफट से बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फटाफट से क्या लगा दिया? अमाइनो ग्रुप लगा दिया। और वहीं ग्वानिन में 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फटाफट से ग्रुप लगाओ, वैलेंसी चेक करो, वैलेंसी पूरा है, बस हो गया। टफ है क्या? टफ है प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स करना। प्यूरिन्स आपने किए, टफ लगे? कुछ भी टफ नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर तुमको अब तक याद हो गया होगा। क्या किया? बस अमीनो ग्रुप लगाया और जहाँ पे जो ग्रुप लगना था वो लगाया, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन्स। तो हमारे पास 3 टाइप के पायरिमिडीन्स होते हैं। 3 टाइप में है हमारे पास, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। कौन कौन से आए? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक, लेकिन साइटोसिन दोनों डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली, और यूरेसिल जो है सिर्फ और सिर्फ
आरएनए में ही पाया जाता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर। साइटोसिन है 2-ऑक्सी-4 अमीनो पाइरिमिडीन। अब बहुत सारी ग्वानिन और साइटोसिन जो है उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर सकते हैं। ग्वानिन आपने क्या पढ़ा? ग्वानिन आपने पढ़ा 6-ऑक्सी-2 अमीनो प्यूरिन। क्या था ग्वानिन? 6-ऑक्सी-2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। और यहाँ पे ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, क्लियर। तो हमने सेकंड पोजीशन पे लग गया हमारा ग्रुप, और हमने लगा दिया फोर्थ पोजीशन पे भी लगा दिया अपना ग्रुप, और हमें मिल गया 2-ऑक्सी-4 अमीनो पाइरिमिडीन, ठीक है। ग्वानिन कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। 6-ऑक्सी-2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। अब आई बारी थायमिडीन की। देखिए एक चीज जो फिक्स्ड है, ये जरा ज्यादा ही नीचे रह गया, इसको ऊपर जैसे करना चाहिए था ना, ठीक है। तो एक जो कॉमन चीज है सब में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी रहेगा, सारी की सारी पाइरिमिडीन्स में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी है, कीटो ग्रुप है, ठीक। उसके अलावा जो हमारे पास थायमीन होता है, थायमीन में हमारे पास इसको पता 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है। 5 मिथाइल यूरेसिल भी थायमीन को कहा जाता है, क्योंकि बाकी पूरा स्ट्रक्चर यूरेसिल के जैसा है, बस 5th पोजीशन पे जो है वो मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो थायमीन में क्या हो गया? 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन, 5 मिथाइल, ये हो गया 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। 2 और 4 पोजीशन पे 2 हो गए आपके कीटो ग्रुप, 2 हो गए आपके डाइऑक्सी, हो गया पाइरिमिडीन हो गया। अब यूरेसिल में है 2-ऑक्सी-4 अमीनो पाइरिमिडीन, ठीक है। 2-ऑक्सी-4 अमीनो नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ होगा 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन। क्या होता है ये? 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह जाएगा। 2-ऑक्सी-4 अमीनो पाइरिमिडीन तो हमारे पास साइटोसिन होता है, तो आई अपोलोजाइज फॉर इट। यहाँ पे क्या होगा आपका? करेक्ट कर लीजिएगा, 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन। यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं है। थायमीन और यूरेसिल में बस इतना सा डिफरेंस है कि थायमीन में हमको मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है 5th पोजीशन पे, यूरेसिल में 5th पोजीशन पे जो है मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। तो ये हो गया 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन, और 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन क्या हो जाता है? थायमीन, ठीक है। तो थायमीन को और हम क्या बोल सकते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। तो यहां कंप्लीट होते हैं प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। कितनी प्यूरीन्स है? 2। कितनी पाइरिमिडीन्स है? 3। लेकिन डीएनए में कितनी पाइरिमिडीन्स पाई जाएंगी? 2। और आरएनए में भी कितनी पाइरिमिडीन्स पाई जाएंगी? 2। कौन कौन सी डीएनए में होंगी? साइटोसिन, थायमीन। कौन सी आरएनए में होंगी? साइटोसिन, यूरेसिल। साइटोसिन दोनों में ही है, थायमीन सिर्फ डीएनए में है, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में है। तो आपको ना इनके नेमिंग ये पता होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। आपको प्यूरिन का तो जरूर याद रह गया होगा। प्यूरिन में सबसे पहले आपने पढ़ा किसका? जल्दी से बताइए। अडेनिन का। अडेनिन का क्या था? 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वानिन का क्या था? जल्दी से बताएंगे, 6-ऑक्सी-2 अमीनो प्यूरिन। और साइटोसिन का क्या आ गया? 2-ऑक्सी-4 अमीनो पाइरिमिडीन। ठीक, यहां पे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थायमीन में आपको क्या याद रखना है? 2,4 डाइऑक्सी है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। ये तो आपको याद रह जाएगा ना कि पूरी की पूरी पाइरिमिडीन्स में आपको सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप दिखाई दे ही रहा है। तो उसके बाद इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपकी प्यूरिन और पाइरिमिडीन। आपने कॉपी पेन पकड़ा है, बनाए हैं सारे के सारे, दोबारा फिर से बनाइएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है न्यूक्लियोटाइड का, वो आता है पेंटोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स के पेंटोज शुगर होते हैं। अनलाइक नाइट्रोजनस बेसिस, जो पेंटोज शुगर है वो नॉन प्लेनर है, और जो नॉन प्लेनारिटी है शुगर्स का, उसको पकरिंग कहा जाता है। ठीक, पकरिंग का अलग से थोड़ा सा टॉपिक रहता है, वो बाद में हम कवर करेंगे। अभी गेट के लिए हमें ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, नाइट्रोजनस बेस प्लेनर है, पेंटोज शुगर नॉन प्लेनर है। राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस हैं हमारे 2 टाइप्स के पेंटोज शुगर। ऑब्वियसली राइबोस होगा आरएनए में, तभी इसका नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डिऑक्सीराइबोस होगा डीएनए में, तभी इसका नाम है डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड।
देख सकते हैं आप, यह आपका राइबोज शुगर 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन एटम और बीटा फॉर्म में है। आपको पता है अल्फा और बीटा फॉर्म, इस तरह का फॉर्म जब OH ऊपर को रहता है फर्स्ट पोजीशन पे तो उसको हम बीटा फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे CS2OH ग्रुप है। क्या डिफरेंस है राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज में? क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से ध्यान दीजिए। सेकेंड पोजीशन पे डिऑक्सीराइबोज में O नहीं है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है, इंस्टेड हाइड्रोजन ही है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर। और कहीं ना कहीं इसी वजह से कहा जाता है कि आरएनए फर्स्ट हाइपोथेसिस आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं तो आरएनए फर्स्ट, मतलब आरएनए पहले आया है, वो इसी रीजन की वजह से कहा जाता है कि आरएनए पहले आया होगा और आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये भी पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो डीएनए कंपेयर टू आरएनए ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इस पे रिएक्टिव साइट्स नहीं होती उतना, और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। आरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस पे सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जहां पे रिएक्टिविटी हो सकती है और यहाँ पे नहीं है। और डीएनए में क्या होता है, डिऑक्सीराइबोज में आप आगे आप देखेंगे सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो ऑक्युपाइड हो जाते हैं। क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आ गया राइबोज और डिऑक्सीराइबोज में। सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ही है डिऑक्सीराइबोज में। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। क्यों अब हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियोसाइड की? क्योंकि पेंटोज शुगर भी हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेसेस भी हमने पढ़ लिया, तो पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस मिलके ही न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको कहते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसका मतलब है न्यूक्लियोसाइड में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही देखने को मिलता है। तो कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होंगे आरएनए में और कौन कौन से होंगे डीएनए में? एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन हो गए आरएनए में। डीएनए में कौन से होंगे? डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी ग्वाइनोसिन, डिऑक्सी साइटिडीन एंड डिऑक्सी थाइमिडीन जो हैं वो डीएनए में रहेंगे। ध्यान से, क्यों मैंने न्यूक्लियोसाइड के नाम बताए? क्योंकि बहुत बार एडिनोसिन को आप न्यूक्लियोसाइड ना बोल के न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करता है कि एडिनोसिन लिखा है, क्या है? हाँ जी, न्यूक्लियोटाइड है। आगे देखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे अलग है न्यूक्लियोसाइड से। आपको यहाँ सिर्फ अभी न्यूक्लियोटाइड पूरा तो बना ही नहीं है, सिर्फ क्या बना है? न्यूक्लियोसाइड बना है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कोई पिरिमिडीन को रखा है। पिरिमिडीन कोई सा भी हो सकता है, आइदर साइटोसिन, आपका थाइमिडीन और यूरेसिल, कोई भी, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक, तो ये आपका पेंटोज शुगर हो गया, इसके साथ जुड़ गया है आपका नाइट्रोजनस बेस और ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड। ठीक, डिऑक्सी लगेगा डीएनए के केस में और डिऑक्सी नहीं होगा आरएनए के केस में। फिर आता है फॉस्फेट ग्रुप। जो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5 प्राइम पोजीशन जो है, 5th कार्बन एटम जो है उस पे प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके साथ ऐड होता है, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और बॉन्ड जो फॉर्म होता है बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप वो है एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में? एस्टर बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है नाइट्रोजनस बेस और आपके शुगर के बीच में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, तो अब आपके तीनों कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड जो है अब बन चुका है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे हो गया एक पेंटोज शुगर, एक हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस और एक हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। देखिए 1 2 3 HPOOO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, मतलब O नेगेटिव इस तरह से कर दिया जाता है। ठीक, तो कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोटाइड या नहीं हुआ न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट? तो यहाँ पे जो OH है और यहाँ पे जो H है, यहाँ पे होगा आप कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन में H2O बाहर चला जाता है। जब भी कॉन्डेंसेशन होता है डिहाइड्रेशन होती है, तो यहाँ हुआ कॉन्डेंसेशन तो हो गया डिहाइड्रेशन। H2O, चाहे ये H2O इस तरफ से भी रह सकता था। ठीक, तो H2O निकल गया बाहर और यहाँ रह गया O, ये बन गया एस्टर बॉन्ड और आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे जो है ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिमूव नहीं किया गया है। अगर डीएनए का होता तो सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो भी रिमूव रहता, वो भी यहाँ पे नहीं रहने वाला था। क्लियर हो गया। चलिए अब देखो नाइट्रोजनस स्पेस तुम सोचो, क्लियर है। पेंटोज शुगर क्लियर है, फॉस्फेट क्लियर है, यहाँ पे ओ नेगेटिव रह जाता है। ठीक, तो देखिए फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस स्पेस हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। शुगर फॉस्फेट के बीच में है एस्टर लिंकेज, शुगर नाइट्रोजनस स्पेस के बीच में है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट ही हमारे पास हो गया न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड है जो एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अडीनोसिन है मतलब राइबोज शुगर है प्लस वहां पे अटैच है आपका अडेनिन, एंड एक फॉस्फेट नहीं अब 3 फॉस्फेट्स हैं, तो हो गया अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे ही बनेगा ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जो कि होती है एनर्जी करेंसी। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है कुछ कोएंजाइम्स का और सेकेंडरी मैसेंजर्स का भी प्रीकर्सर होता है, जैसे कि NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव और NADP। ठीक है, आपका जो ये न्यूक्लियोटाइड है ये साइक्लिक AMP साइक्लिक GMP का भी क्या है, ये क्या है आपके पास साइक्लिक AMP साइक्लिक GMP क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक, तो आपके कोएंजाइम्स और सेकेंडरी मैसेंजर्स का दोनों का क्या हो सकता है प्रिकर्सर, क्या है प्रिकर्सर, न्यूक्लियोटाइड। आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड इन RNA एंड इन DNA, तो ध्यान से देख लीजिए, कई बार आपको नाम ही नहीं पता होता। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन एडिनाइलेट और एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनाइलेट और ग्वाइनाइलिक एसिड, साइटिडाइलेट और साइटिडाइलिक एसिड, और यूरिडाइलेट या यूरिडाइलिक एसिड क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डिऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड और ग्वाइनाइलेट, डिऑक्सी साइटिडाइलेट, डिऑक्सी थाइमिडाइलेट। ठीक, इसका मतलब है कि अडीनोसिन जब तुम सुनोगे तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा या न्यूक्लियोसाइड, वो होगा एक न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। ठीक, अब जब आप एसिड पढ़ोगे एडिनाइलिक एसिड, ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइलिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए किसका होगा, किसका न्यूक्लियोटाइड होगा, आरएनए का, क्योंकि हमने डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड नहीं कहा। कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोटाइड, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही, एक एक आपने क्लियर कर लिया, नाइट्रोजनस स्पेस भी, शुगर्स भी और फॉस्फेट भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम चारगफ्स रूल की, और इस पे बेस जो है वो गेट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से रूल को देख लीजिए। मेन तो 2 ही रूल कहे गए थे, अडेनाइन थायमिन के बराबर होगा, ग्वाइनिन साइटोसिन के बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए कि अडेनिन थायमिन के साथ बेस पेयर करता है और ग्वाइनिन की बेस पेयरिंग साइटोसिन के साथ होती है। अडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, ग्वाइनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बात को यहाँ याद रख लीजिएगा। आगे भी मैं इस बात को जब अच्छे से आपको डीएनए आरएनए और डिटेल में बताऊंगी तो आपको इस बात को दोबारा से बताऊंगी, लेकिन फिर भी याद रखिए अडेनिन थायमिन में 2 बॉन्ड्स, ग्वाइनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। चारगफ रूल क्या कहता है, अडेनिन थायमिन के बराबर होता है, ग्वाइनिन साइटोसिन के बराबर होता है। अगर एडेनिन थायमिन के बराबर है मतलब एडेनिन रेशो थायमिन 1 होगा, ग्वाइनिन रेशो साइटोसिन 1 रहेगा। इसका मतलब है एडेनिन ग्वाइनिन प्लस थायमिन साइटोसिन कितना रहेगा, 1 रहेगा। समझ रहे हैं ना, एडेनिन रेशो थायमिन, अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, एडेनिन रेशो थायमिन ग्वाइनिन रेशो साइटोसिन। ठीक, तो ये रहेगा 1, क्योंकि एडेनिन का कंटेंट जो है अगर 30 है, थायमिन का भी क्या होगा 30 होगा, ग्वाइनिन का अगर 20 है, साइटोसिन का भी कितना होगा 20 होगा। 30 प्लस 20 ऊपर नीचे दोनों बराबर 50-50 आएगा, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा 1। लेकिन अब यहां देखिएगा, एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन, इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं होता है।
ध्यान से देखिए, अडेनिन 30 है तो थायमिन भी 30 होगा। अब ग्वानिन जरूरी थोड़ी है कि 30 होगा, ग्वानिन 20 हो सकता है, साइटोसिन 20 हो सकता है। तो ऊपर हुआ 50 और यहाँ पे G+C हो गया 40, तो क्या 50/41 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। क्लियर? अडेनिन थायमिन के बराबर है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, ये चीज ध्यान में रख लीजिए। तो रेशो अडेनिन बाई थायमिन का 1 आएगा, ग्वानिन बाई साइटोसिन का 1 आएगा। तो ये अडेनिन प्लस थायमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन 1 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। चार्गफ रूल जो है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड नॉट फॉर द सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड में बेस पेयरिंग कहां ढूंढोगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेस पेयरिंग होगी, इसीलिए चार्गफ रूल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और जो ये रेशियो है A+D/G+C जो है ये वेरिएबल होता है, बट किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए A+D/G+C का जो रेशियो है वो स्पेसिफिक होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक, देखिए ह्यूमन बीइंग के लिए ये रेशियो है 1.52, आइदर मैं हूं, आप हो, कोई और है, हमारी पूरी स्पीसीज के लिए ये रेशियो फिक्स्ड है 1.52। और वहीं ई कोलाई का जो रेशियो है वो 0.97 है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 0.97 का मतलब, इसका मतलब ये है कि ई कोलाई में ग्वानिन प्लस थायमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो कंटेंट रहता होगा वो ज्यादा रहता होगा। क्लियर है कि नहीं है? ग्वानिन प्लस साइटोसिन का कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता होगा, किसमें? ई कोलाई में। लोअर ऑर्गेनिज्म में ग्वानिन प्लस साइटोसिन का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, मतलब उनका डीएनए हमसे ज्यादा स्टेबल होता है। बिल्कुल, क्योंकि ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो है, मतलब उनके डीएनए को जो डीनेचुरेट करना है उसमें टाइम लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ग्वानिन प्लस साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो बॉन्डिंग जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में लाइक ई कोलाई में जो है उनके डीएनए में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हो गया चार्गफ रूल। अब इस पे करेंगे हम एक क्वेश्चन, और बाकी दूंगी मैं क्वेश्चन आपके लिए, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे लिए फिर। ठीक है, कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके आंसर कर दीजिएगा जरूर। अगर किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में साइटोसिन जो है वो 10% है, तो उसमें अडेनिन का परसेंटेज क्या होगा? 10%, 20%, 30%, 40%? अगर आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। ठीक है, और बाद में आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक, दोबारा रिपीट कर रही हूं क्वेश्चन को। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन जो है वो 10% है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ अडेनिन इन दैट डीएनए? देखिए, अब साइटोसिन 10% है तो हमें समझ आता है ग्वानिन भी 10% ही होगा। अब ग्वानिन और साइटोसिन दोनों को मिला के हमारे पास हो गया 20%। अब 100% की बात होती है तो 100 में से तुम 20% माइनस कर दो, कितना बचा? 80% बचा। अब 80% आधा आधा तो अडेनिन थायमिन ने भी बांटना ही है, तो आउट ऑफ 80% जो 40% है वो थायमिन के हिस्से जाएगा और 40% जो है अडेनिन के हिस्से आएगा, क्योंकि इन्होंने कसम खा रखी है, अडेनिन ने बोला है कि मैं थायमिन के बराबर ही लूंगा जो भी लूंगा, और ग्वानिन ने बोला है मैं साइटोसिन के बराबर ही लूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है कि अडेनिन का अमाउंट जो उस डीएनए में होगा वो 40% रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा लेवल अच्छा है पिछले क्वेश्चन से, लेकिन आप कर पाएंगे। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में टोटल 100 बेस पेयर्स हैं, and out of these 40 nucleotides are having guanine। इनमें से 40 न्यूक्लियोटाइड में ग्वानिन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? बेस पेयर्स हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे और उनमें से कितने के पास ग्वानिन है। ठीक, तो आपको क्या बताना है? कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके पास अडेनिन एंड साइटोसिन है? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर हैविंग अडेनिन एंड साइटोसिन? विच बेस पेयर इज मैक्सिमम इन दिस डीएनए? कौन सा बेस पेयर जो है वो मैक्सिमम है? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, आंसर जरूर, जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपको सबके आंसर करने हैं, और अगली वीडियो का वेट करिएगा। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आया है तो प्लीज इसको जितना शेयर कर सकते हो करो। अरे मेरे लिए नहीं करना है, आपका अपना फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए करो। ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। चलिए,
तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट छोटी सी आपसे कि आपको हमारा चैनल गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ करना है सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन करिए। फेसबुक पेज आप हमारा लाइक कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। विजिट अवर वेबसाइट एंड मेल अस your queries on tanejaneha official@gmail.com. This is our contact number. You can contact us here. और बार बार बताती हूँ कि आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।